नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। आपने अक्सर चुनाव में कई राजनीतिक विशेषज्ञों से सुना होगा सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। पार्टी के बड़े बड़े नेता सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते आपने सुना होगा। लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग है क्या? दरअसल राजनीति में इसका क्या महत्व है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल 70 के दशक में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपने चरम पर थी, जब वो लगातार जीत रही थी, तो एक नारा दे रही थी कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। और इस पर कई बार आप अगर गौर करें तो कांग्रेस जब चुनाव जीतती थी तो ये चलता था कि कांग्रेस के बड़े नेता के नाम पे वोट पड़ जाता था। लेकिन धीरे धीरे समीकरण बदलते गए और दौर क्षेत्रीय पार्टी का आना शुरू हुआ और इसमें क्षेत्रीय पार्टी की अहम भूमिका होने लगी। और क्षेत्रीय पार्टी जब भारत में पनप रहे थे, खासकर अगर उत्तर भारत में देखा जाए, तो क्षेत्रीय पार्टी एक तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर, जातीय मुद्दे को ध्यान में रखकर अपने को स्थापित कर रही थी। और वहीं से इस शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, यूं कहें कि इजाद किया गया। और पहले भी ध्यान रखा जाता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं ध्यान रखा जाता था, लेकिन उस तरह का बड़ा फैक्टर नहीं होता था ये। खासकर अगर आप बिहार की मैं बात करूं तो जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उन्होंने इस पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया और उन्होंने अपने राजनीतिक लैब में एक समीकरण बनाया, एम और वाई। एम से मुस्लिम हमारा तात्पर्य है और वाई से मतलब था कि यादव। और ये लालू जी का फॉर्मूला बिहार में हिट साबित हुआ। वहाँ उन्होंने एक ऐसा समीकरण तैयार किया, अपने संगठन को इस तरह से मजबूत किया कि लोग जब वोट कास्ट करते थे तो लालू जी सिर्फ उस वर्ग का ध्यान रखते थे और उस वर्ग को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन पर आधारित कई नीतियों और कई बात को रखते थे जो कि उन लोगों तक पहुँचे और वो उन्हें वोट करें। और इसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि आपने देखा होगा कि कहा जाता था कि जब तक समोसे में है आलू तब तक रहेगा लालू। तो आप सोचिए कि किस तरीके का उन्होंने अपने लैब में ये समीकरण तैयार किया था। और हर पार्टी, अब तो हर पार्टी इस तरह के समीकरण को तैयार करती है और उस जात विशेष को ध्यान में रखकर कई तरह की नीतियां बनाती है और उन्हें साधने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और ये फॉर्मूला यूपी में भी काफ़ी हिट रहा। आप अगर गौर करेंगे, जब बीएसपी सत्ता में रही हो या जब मुलायम सिंह पार्टी में प्रमुख के तौर पर थे और वो मुख्यमंत्री की सीढ़ी चढ़कर उत्तर प्रदेश के शिखर में, राजनीतिक शिखर पर खुद को स्थापित किया, तो उन्होंने भी अब वहाँ पर इस फॉर्मूले को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और लोगों पर एक गहरा प्रभाव डाला। आज भी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को जो वोट करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं यादव वर्ग के बड़े वोटर हैं और वो उनके लिए अपने जी जान से उनके साथ जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरे तरीके से लैब में तैयार करके मुलायम सिंह ने भी इस तरह से परोसा कि लोगों के दिलो दिमाग पर उस पार्टी और उस नेता की अमिट छाप पड़ गई है, जिसको कि उनके बाद की जो जनरेशन है वो भी भुना रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग कितना राजनीति में इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करता है, और कोई पार्टी हो वो आज जब भी टिकट बंटवारा करती है उस विधानसभा या लोकसभा का पूरे तरीके से जातीय मूल्यांकन करती है और जातीय आधार पर वोट कास्ट हो रहा है अगर, तो उस जाति के जो नेता हैं उसे प्राथमिकता दी जाती है। कहीं ना कहीं उस कंस्टिट्यूंसी में उस जाति के लोगों का अधिक होना उस नेता की जीत की गारंटी होती है। और यही है सोशल इंजीनियरिंग। इस पर लालू जी ने इतने दिन तक राज किया बिहार में और इसी को मुलायम सिंह ने भी अपनाया और मुलायम भी सत्ता में काफ़ी दिनों तक बने रहे। और कहीं ना कहीं
आप अगर इस पर विस्तार से समझेंगे तो ये फिट भी है और हिट भी है। अब हर पार्टी इस दिशा में पूरी तरीके से काम करती है और उस पर कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे पर ध्यान रखती है कि किस कैंडिडेट को, किस जाति के कैंडिडेट को किस विधानसभा या लोकसभा के सीट में टिकट दिया जाए। जहां विकास मुद्दा हो वो होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे यूपी और बिहार में जो वोट कास्ट होता है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, जो काम करता है, वो जातीय फैक्टर काम करता है। अगर मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं इसमें, बीजेपी ने जब मंडल आयोग को बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था तो उसमें बीजेपी ने विरोध किया था कि इस तरह की चीज़ों को लागू नहीं किया जाए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के कोई बड़े नेता हों, वो कहीं ना कहीं इस बात को कहते नजर आते हैं कि वो फलाने जाति से ताल्लुक़ रखते हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं। तो इसका आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लोगों के मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है कि वो हमारे कास्ट से है, हमारी जाति का है, और इस आधार पर लोग वोट दे देते हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सही नहीं माना जा सकता अगर आप इसे देखें, क्योंकि इसका पैमाना विकासी होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। और यूपी का अगर आप गणित अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें आपको समझ आएगा कि क्या है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इस समीकरण को देखें तो एम और वाई फैक्टर वहाँ पर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर पार्टी ये चाह रही है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट तो नहीं मिलेगा, हर पार्टी को ये पता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें साधने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 18% जो मुसलमान वोटर उत्तर प्रदेश में है और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी भूमिका में है। अगर वो वोट किसी एक पार्टी को शिफ्ट होती है तो उसका असर समझ सकते हैं कि कितना जीत पर प्रभाव डालेगा। यादव वोट जो है वो 10% के करीबन है, और एससी जिसको आप मानते हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो तकरीबन 21% है। जिस राजपूत समुदाय से योगी आते हैं उसकी महज अगर देखा जाए तो 6% की आबादी है, उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है वहाँ पर। अगर उस तरह से देखें, जाट 2% है, ब्राह्मण 12% है। तो कहीं ना कहीं आप जो अभी देख रहे होंगे अखिलेश यादव हों या और नेता हों जो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी ने ब्राह्मण को तरजीह नहीं दिया, ब्राह्मणों को भी उस तरीके से वो साथ नहीं लेकर चल पाए। इसका मतलब यही है कि 12% ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं उस पार्टी को वोट कर दे तो उनका भला हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जाट जिस तरीके से बीजेपी से नाराज है तो वहाँ पर अभी उस तरह की भूमिका में नहीं है, 2% है, लेकिन कई विधानसभा में उनका महत्व है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा जो वोट होता है उस पर पार्टी की नज़र होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये साध लिया जाए तो काम बन जाएगा। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में जब ले लिया था तो एक तरह से मुस्लिम उनसे नाराज हो गए थे और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा और वो वोट कांग्रेस को चला गया मुस्लिम, जिस वजह से अखिलेश यादव की स्थिति खराब हो गई। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने, आपने जो सुना होगा जिन्ना की तारीफ करते हुए या और कई तरह की चीज़ें करते हुए, वो सिर्फ एक उस सोशल इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है, या बीजेपी को हिंदुत्व पे लाकर वोट कराने की जो उनकी मंशा है वो भी सोशल इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है। उससे कोई पार्टी इतर नहीं है, अभी कोई अछूता नहीं है। अगर आप दक्षिण में छोड़ दें तो सब जगह तकरीबन मतलब वही स्थिति है। अब तो खैर दक्षिण में भी कई तरह की चीज़ें बदल रही है और बदल गई है कई राज्यों में, तो वहाँ भी आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब छोटी पार्टी इस तरीके से अपने आप को स्थापित करती है, छोटी पार्टी, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है राष्ट्रीय पार्टी को तो भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके पास देश के और हिस्से में कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक राज्य के लिए अपनी नीति और अपना एजेंडा सेट करते हैं और उस आधार पर वहाँ वोट करते हैं।
वहाँ की जनता और उसका फ़ायदा उन्हें मिल जाता है। सोशल इंजीनियरिंग जो अगर देखा जाए तो इसका सही इस्तेमाल किसी ने अगर किया तो लालू प्रसाद यादव थे, और इसके अगर मैं कहूँ तो जनक थे एक तरह से। सोशल इंजीनियरिंग के लिए उन्हें क्रेडिट तो देना ही चाहिए, क्योंकि कई ऐसी जाति और उपजात के लोग उनको नहीं पसंद करते हुए भी उन्होंने इतने दिन तक बिहार में अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करके रखा और मुख्यमंत्री रहे। अब देखने वाली बात होगी किस आधार पर अगर यूपी में चुनाव होता है तो किस पार्टी के नतीजे किस तरीके के होते हैं, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाह रही है कि वहाँ वोट जाति के आधार पर ना हो। वहाँ अगर वोट हो तो वो एक तरह से हिंदुत्व के नाम पे लड़ा जाए। और अगर वहाँ जातिगत समीकरण को आप देखें तो SC 21% है, निषाद मल्ला कश्यप 4% है, कुर्मी 5% है, राजभर जो है वो 2% है, यादव 10% है और ब्राह्मण 12% है, ठाकुर 6% है, जाट 2% है, मुस्लिम 18% है, मौर्य और शाक्य कुशवाहा सैनी 10% के करीबन है, वैश्य 4% है, गुर्जर 1% है, भूमिहार 1% है, पंजाबी खत्री 1% है और अन्य 3% हैं। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो वहाँ किस तरह से वोट कास्ट होगा। वो कहीं ना कहीं सब पार्टी अपने लैब में इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी एजेंडे को सेट करने में लगे हैं। और यही जो मैं पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि अपने पुराने चरित्र पर यूपी का चुनाव लड़ने की एक कोशिश चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर पार्टी को अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से इसमें बदलाव किया जाता है तो उसका फ़ायदा और नुकसान अलग अलग तरीके से आंका जाएगा। अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ा तो इसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा, और अगर इसमें इस जातीय आधार पर वोट होता है और मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ आकर जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा जीत का कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बन सकता है। ये तो देखने वाली बात है कि भविष्य में वोटर क्या निर्णय लेते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।